नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब आने वाली नहीं है, अब आ चुकी है। तो अपनी तैयारी को और थोड़ा तेज़ कर दीजिए और जो है कोई भी चीज़ हो तो उसको विशेष ध्यान दे करके पढ़ना शुरू करें, ताकि एग्ज़ाम में आपकी एक सीट पक्की हो। साथियों, बिना देरी के यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि विद्याभ्यास का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि यहाँ पे सी सही है, और इसमें जो संधि है वो हो जाएगी दीर्घ संधि, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। यहाँ पे जो विद्याभ्यास है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ बड़ा आ हो जाता है और यहाँ पे छोटा आ, और छोटा आ और बड़ा आ मिला करके यहाँ पे बड़ा आ हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कि ये अव्ययी भाव समास है, जबकि ये जितना भी है इधर ये सारा जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं। सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे उदाहरण किसका कहा जा रहा है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है पूछा जा रहा है। राजपुत्र यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, राजा का पुत्र। अगला यहाँ पे है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ उपमा है कि रूपक है कि दीपक है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो मन मानो, मतलब इनके जो चिन्ह जो होते हैं, जो सूचक शब्द होते हैं, इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला यहाँ है कि तरणी के संग तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है कि ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तरणी है और यहाँ पे भी तरणी है। तो दोनों तरणी ही तो है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार सही हो जाएगा। अगला है कि टकसाली भाषा कहते हैं, तो किसे कहते हैं टकसाली भाषा। यहाँ पे संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम को। तो यहाँ पे संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा के रूप में जाना जाता है। अगला है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि महाराष्ट्र में, कि उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो इसकी जो शुरुआत हुई है देवनागरी लिपि की सर्वप्रथम प्रयोग इसका गुजरात में हुआ माना जाता है। फिर सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं या 8वीं शताब्दी में इनके शिलालेख में देखने को मिलता है। तो गुजरात से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि झा है कि ठा है कि जा है या फिर का और ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है, यहाँ पे डी सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो दुलाई वाली है वो कहानी के अंतर्गत है, रेखा चित्र है या फिर उपन्यास है या फिर संस्मरण है। तो यहाँ पे कहानी के अंतर्गत दुलाई वाली आती है, क्योंकि ये दुलाई वाली जो है ये बंग महिला की जो है कहानी है। तो ये जो है बहुत ही फेमस है, हर एग्ज़ाम में आने की संभावना बनी रहती है, इसको अच्छे से याद रखें। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कौन है वो जिन्होंने एक अमिट पहचान बनाई है। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये ईला चंद जोशी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, अज्ञे जी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, जिनकी 3 कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं, जिसमें है कि उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। जो इन्होंने हिंदी की जो ये कथा साहित्य में इनकी अमिट पहचान बन चुकी है, किसके माध्यम से, तो इन 3 कहानियों के माध्यम से इनकी अमिट पहचान बन चुकी है। और ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी जो कहानी उसने कहा था वो 1915 में प्रकाशित हुई। किस में प्रकाशित हुई इस प्रश्नता है, तो ये हो जाता है कि ये सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई।
तो इनकी 3 कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक इसमें से कौन है? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे दंडी हो जाएगा, भामा हो जाएगा, उद्भट हो जाएगा या फिर राजशेखर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि सिद्धांत अलंकार का देखा जाता है तो यहाँ पे भामा जो होता है वो सही हो जाता है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे हो जाएगा कि भामा है, कि दंडी है, कि आनंदवर्धन है या फिर कुंतक है। आनंदवर्धन यहाँ से सही हो जाता है, क्योंकि जो आनंदवर्धन है इन्होंने जो है ध्वनि संप्रदाय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिख करके आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म और सांगोपांग वर्णन कर इसे वाक्य में सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया। यदि ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने की या प्रवर्तक की बात की जाती है तो वहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? वहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि वहाँ पे आनंदवर्धन जी हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न, काहे को ब्याहो विदेश किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये चंदबरदाई की है, अमीर खुसरो या फिर हेमचंद या फिर गोरखनाथ की है। तो अमीर खुसरो की ये प्रसिद्ध ही जो है रचना है। अगला यहाँ पे है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मनुष्य को मुनाफा नहीं, दूसरे से कहीं अधिक नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। आंसर यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। तो यहाँ पे हो जाता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है क्या? कि स्वयं प्रयत्न करने से ही काम बनता है। तो यहाँ पे ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि खेत रहने का मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? तो युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद में ज़मीन का बच जाना, ज़मीन बिक जाना या फिर ज़मीन खरीदना। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है कि युद्ध में शहीद हो जाना। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट के अंतर्गत इसको मान के चलना है। अगला है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम यहाँ पे बताना है कि भामा है, कि भारिव है, कि कुंतक है या फिर माघ है। तो माघ जो है शिशुपाल वध के रचनाकार हैं, जिसमें 20 सर्ग है। तो अगला प्रश्न है कि श्री हर्ष का ग्रंथ यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे हित हरिवंश है, नैषधि काव्य है या रचित राजतरंगिणी है या फिर मेघदूत है। तो यहाँ पे श्री हर्ष का है, सो नैषधीय काव्य यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है कि जंगम का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा रहा है कौन सा है? तो यहाँ पे पुष्ट हो जाएगा, स्थौर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा या पर्ण हो जाएगा। तो स्थौर इसका विलोम शब्द हो जाता है। अगला है कि उपत्यका का विलोम क्या हो सकता है? तो पर्वत हो जाएगा, घाटी हो जाएगा, अधिपत्यका हो जाएगा या फिर विसर्जन हो जाएगा। आंसर सही हो जाएगा कि उपत्यका शब्द का जो विलोम होता है, विलोम शब्द है वो अधिपत्यका हो जाता है। विसर्जन का विलोम स्थापन तथा घाटी का विलोम समतल है। यहाँ पे विकल्प जो है क्या मान लेना है? तो यहाँ अधित्यका यहाँ पे हो जाएगा, उपत्यका का अधित्यका। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे जो आंसर है, पाश्चात्य शब्द का विलोम जो होता है वो पौवार्त यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि पद्मावत है। तो पद्मावत क्या है? तो ये त्रासदी ग्रंथ है, मुक्तक है या फिर गेय काव्य है या फिर आत्म वक्तव्य है। तो यहाँ पे ये आंसर क्या सही हो जाता है? मलिक मोहम्मद की काफ़ी ये प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जो सूफी प्रेमा खान काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी। जिनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा जो है अवधी है, और इनकी जो ये पद्मावत जो महाकाव्य है एक त्रासदी है। क्या है? तो ये एक त्रासदी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक त्रासदी। या हिंदी की अवधी बोली के अंतर्गत तो रखा गया ही है, और इनकी चौपाई की प्रत्येक जो है 7 अर्धलियों के बाद में एक दोहा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार
आए हुए दोहों की संख्या इनके ग्रंथ में यदि रचना में देखा जाता है तो 653 है। कितनी है? तो 653 है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वह स्नान करके जाती है, वाक्य में संस्कृत यहाँ पे संस्कृत में होगा। तो यहाँ पे है सा स्नानम कृत्वा गच्छति, सा स्नानम कृत्वा गच्छसि, या भी सा स्नानम कृत्वा गमिष्यति, या सा स्नान कृत्वा गच्छाओ। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? वह स्नान करते आती है, इस वाक्य का जो सही अनुवाद है सा स्नानम कृत्वा गच्छति। अगला यहाँ पे है कि नमो भगवंतम वासुदेवायम, नमो भगवंतम वासुदेवायम उपरुत वाक्यम शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो नमो भगवती वासुदेवाय, नमो भगवंत वासुदेवाम, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या सही हो जाता है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमा स्वस्ति स्वाधा अलम वसटु योगाची में यदि देखा जाता है तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये इसमें प्रश्न के रूप में आ चुकी है। इसलिए नमः के योग में तो यहाँ पे भगवान वासुदेव में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो, तो यहाँ भगवते वासुदेवाय रूपाय बना है। अतः यहाँ पे आंसर जो होता है वो नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा का विलोम नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रानी है, कि रंक है, कि सेना है, या फिर प्रजा है। तो कौन सा यहाँ पे हो जाता है? तो सेना शब्द जो है यहाँ पे राजा का विलोम नहीं है। क्या नहीं है? तो सेना जो है वो नहीं है, जबकि और सब यहाँ पे राजा का विलोम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है? तो इति हो जाएगा, आदि हो जाएगा, अंत हो जाएगा, या फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे जैसे अथ का इत हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा, और प्रारंभ का जो होता है वो समाप्त। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है? यहाँ पे होगा मृत हो जाएगा, मर्त्य हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। तो आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे डी सही हो जाता है। जैसे मर्त्य का देखा जाए तो यहाँ पे जीवन हो जाता है, नश्वर का देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनश्वर या फिर शाश्वत हो जाता है। और यदि मृत्यु का देखा जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमर हो जाता है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का उपसर्ग नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मिलान है, कि सुपुत्र है, कि अधर्म है, या सुकर्म है। तो यहाँ किसका आंसर कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पे जैसे जो मिलान शब्द यहाँ पे जो उपसर्ग है वहाँ पे अन्य शब्दों में सुपुत्र जैसे उप सु लगा करके, अधम में आ लगा करके, सु में सु उपसर्ग। अतः यहाँ पे विकल्प जो होता है वो कौन सा सही होता है? ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे है किस किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आजन्म हो जाएगा, आगम हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, या फिर आदरणीय हो जाएगा। तो आंसर जो यहाँ पे सही हो जाता है वो आदरणीय शब्द आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि आजन्म, आगम और आकर्षण में लगा हुआ है। अगला है कि छंद शास्त्र के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पतंजलि है, पिंगल है, पाणिनि है, या फिर मनु है। तो पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो यहाँ पे दोहा हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, सवैया हो जाएगा, या फिर रोला हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि सवैया एक वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उनको वर्णिक छंद कहा जाता है। जैसे सवैया में 22 से 26 वर्णों तक चरणों वाले छंद सवैया कहलाते हैं। इनके 47 भेद बताए गए हैं, जैसे जिनमें से हो जाता है मदगयन, दुर्मिल, मदिरा आदि इनके प्रमुख रूप में देखा जा सकता है। अगला है कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मालती महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, या फिर कर्पूर मंजरी। तो यहाँ पे जो आंसर डी है वो सही हो जाता है। कर्पूर मंजरी भवभूति की रचना ना होकर के जो ये है ये राजशेखर की रचना है। जो भवभूति है विदर्भ देश के स्थित पद्मपुर के निवासी हैं। इनके जो है इनका जो प्रारंभिक नाम था वो श्रीकंठ था। इनके द्वारा 3 रचनाएं हैं, जैसे महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम के ये
रचयिता माने जाते हैं। अगला यहाँ पे है कि भास की रचना नहीं है, तो यहाँ पे विक्रमोर्वशीयम हो जाएगा, मृच्छकटिकम हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा, या फिर प्रतिभा नाटक हो जाएगा, प्रतिमा नाटक यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है रचना है ना कि नहीं, नहीं यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है? तो यह ऋतुसंहार कालिदास, मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, जबकि नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना यहाँ पे। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आयन हो जाएगा, चैन हो जाएगा, मैन हो जाएगा, या फिर घरन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? आंसर यहाँ पे आयन जो है वो घर का पर्यायवाची शब्द है। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एकदम तैयार कर लेना है पर्यायवाची, क्योंकि गृह, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ये सारा किसका है? तो ये घर का पर्यायवाची है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मान के चलना है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, जल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे है, तो यहाँ पे सलिल हो जाएगा, अनल हो जाएगा, अमेय हो जाएगा, या फिर जीवनक हो जाएगा। तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है वो जल का पर्यायवाची है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे जल में सलिल शब्द का पर्यायवाची जो है विकल्प में दिया हुआ है कि जो है जल सलिल शब्द का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं तोय है, अम्बु है, और जबकि अनल आग का है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है, जबकि जीवन, अमेय या फिर सलिल ये सब जल का पर्यायवाची है। अगला है कि परिमल किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा आसान भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए रामकुमार वर्मा, बी यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महादेवी वर्मा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है कौन सी? तो परिमल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना और भी हैं, जैसे अनामिका है, राधना है, गीतिका है, बादल है, बादल राग है, कुकुरमुत्ता है, और तुलसीदास इनकी रचना है। अगला यहाँ पे है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे कौन हो सकता है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेम घन हैं, या श्रीधर पाठक हैं। तो यहाँ पे ए बी सी तक ये सब भारतेंदु मंडल के हैं, जबकि श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे है, और इनको स्वच्छंदवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। ये किसके हैं? तो द्विवेदी युग के ये हैं, स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगला यहाँ पे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर किसे माना है? तो कबीर को माना है, रैदास को माना है, दादू को माना है, नानक को माना है। कबीर को इन्होंने माना है क्या? तो बाणी का डिक्टेटर इन्होंने कहा है। निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन से हैं? तो कबीर हैं, कि नरहरि दास हैं, मलूक दास हैं, या फिर रैदास हैं। कौन जो है किसके हैं? तो रामानंद का शिष्य यहाँ पे शिष्य परंपरा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे है कि मलूक दास रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है। ये जो मलूक दास हैं ये नहीं है, जबकि कबीर दास, नरिहर दास और रैदास ये रामानंद के शिष्य के अंतर्गत आते हैं। मलूक दास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे जो निम्नलिखित हैं, जैसे अनंतानंद हैं, सुखानंद हैं, सुरसुरानंद, नरहरानंद, भावानंद, पीपा, कबीर दास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी आदि जो है इनके जो है शिष्य के रूप में जाना जाए। 12 शिष्य थे इनके, किसके? तो रामानंद के। अगला है जंगल के जीव कृत के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि महादेवी वर्मा है, श्री राम शर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी, या फिर शिवपूजन सहाय। तो आंसर बी यहाँ पे सही हो जाता है कि जंगल जीव प्राणों का स्वतः वह जीते कैसे श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए ये संस्मरण के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया गया है? तो ये कौन हो जाते हैं? कालिदास हैं, भवभूति हैं, माघ हैं, या फिर भास हैं। तो एको रसः करुणा इन्होंने कहा है, तो ये भवभूति यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है, जबकि श्रृंगार आदि रसों को करुण रस का ही विकार माना गया है उनके द्वारा। उन्होंने करुण रस को
रसराज घोषित किया है। भवभूत ने लिखा है एको रसः करुणा निमत्ति भेदादि भिन्न पृथक भिन्ना पृथक पृथाग्यु श्रुते विवर्तनानि। तो इन्होंने इस पंक्ति को लिख करके ये जो है करुण रस के लिए प्रसिद्ध हुई। ये पंक्तियाँ भी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि एको रसः करुणा, और पूरी पंक्ति दे देगा कि ये किसकी है, तो यहाँ पे बताना रहेगा कि ये किसकी है, भवभूति की है। कला परिच्छेदम के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कालिदास हैं कि भवभूति हैं, दंडी हैं या फिर भारी हैं। तो कला जो परिच्छेद है यहाँ पे भी दा आ रहा है, यहाँ से जितने भी दंडी की जितनी भी रचनाएं हैं उसको आप ध्यान से देखिए तो जितने उसमें सब में दंडी के शब्दा से जुड़ी हुई उनकी जितनी भी रचनाएं हैं तो आप उसी अनुसार इसको याद कर लेते हैं तो अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि हमको बार बार भूलता था तो हमने ऐसे ही ट्रिक लगा करके उसको याद किया है, तो उनकी सारी रचनाएं बड़ी आसानी से याद रहती हैं। अगला यहाँ पे है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा करुण है, श्रृंगार है, वीर है या फिर शांत है। तो जो है उत्तम रामचरितम के जो लेखक हैं वो कौन है, तो भवभूति जी ही हैं। कौन है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है कि उत्तर रामचरितम में करुणे में ओ तन्नुते, ये जो है प्रसिद्ध है। तो प्रधान रस कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे करुण है। यदि रचनाकार पूछते हैं तो अभी आपने जाना ही होगा कि तो भवभूति की है, यहाँ पे है। अगला है यहाँ पे कि युधिष्ठिर में, यहाँ पे युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि तत्पुरुष है कि बहुव्रीहि है, अलुक है या फिर कर्मधारय है। तो यहाँ पे जो आंसर सही आता है युधिष्ठिर में अलुक समास है। ऐसे समास में जिसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, अलुक समास में अलुक समास के आज से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, तो जो है इसके नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे अलुक समास हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि कष्टापन्न शब्द में समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे उत्तर पद प्रधानस्तु, जिस समास में उत्तर पद का यहाँ पे अर्थ प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर पद किसमें प्रधान है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान है, नहीं दोनों पद नहीं, इसमें उपमेय और उपमान की संभावना जहाँ पे रहती है, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान रहता है। अगला यहाँ पे है चंद्रकांति समास, चंद्रकांति शब्द में समास है, तो कौन सा समास है, यहाँ पे बहुव्रीहि हो जाएगा कि कर्मधारय या तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें सही हो जाता है कौन सा, तो चंद्र यु कांति, चंद्र के समान चमक में उपमान वाचक शब्द का यहाँ पे सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है, जिसमें कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला यहाँ पे है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्यिक सामग्री निर्धारण के लिए भारत सरकार ने सन 1961 में किस आयोग की स्थापना की, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग या फिर शब्दावली आयोग। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है कि भारत सरकार के द्वारा जो ये हुआ किया गया था, तो तकनीकी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का जहाँ पे प्रयोग उन्होंने किया, तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि कैलाश वाजपेयी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस मतलब साहित्य सम्मान से, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देहांत से हटकर या फिर महास्वप्न का मध्यांतर या हवा में हस्ताक्षर या पृथ्वी का कृष्ण पक्षी या पृथ्वी का कृष्ण पक्षी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि कैलाश वाजपेयी का काव्य जो हवा में हस्ताक्षर है को वर्ष 2009 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। हवा में हस्ताक्षर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है, तो बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी है, लज्जा राम मेहता है, इनमें से कोई नहीं। गोपाल राम गहमरी का ये सरकटीलास काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि दया है कि निर्धनता है कि बुढ़ापा है या फिर दुर्घटना है। तो इसमें जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है, जिसमें जो है और जो भी शब्द दिए हुए हैं ये यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आंसर सी यहाँ पे सही हो जाता है।
अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा घास है कि आय है कि वे है या फिर नहर है। तो ये पुल्लिंग शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से एक बार। तो यहाँ पे वे शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पुल्लिंग के अंतर्गत रखा गया। अगला यहाँ पे है कि अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ पे इसके लेखक कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे वियोगहरी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श जो है 1924 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की ये रचना मानी जाती है। अगला यहाँ पे है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है, तो जायसी हैं कि अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं। तो यहाँ पे कौन हो सकते हैं, तो यहाँ पे अमीर खुसरो आंसर सही हो जाता है। अगला है यहाँ पे कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि विभाव हो जाएगा, कि संचारी भाव हो जाएगा, या फिर अनुभाव हो जाएगा, या फिर अस्थाई भाव। तो यहाँ पे आंसर जो सही हो जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले को कार्य को अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि उसको हम अनुभाव के अंतर्गत रखेंगे। अनुभाव के अंतर्गत यहाँ इसको रखा गया। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का जो है सिद्धांत देने वाला यहाँ पे व्याख्या करने वाले नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा भट्ट लोल्लट हैं, शंकुक हैं, क्षेमेंद्र हैं या फिर अभिनव गुप्त हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये बी सही हो जाता है, क्योंकि क्षेमेंद्र ने इसका जो है वो नहीं किया है, समर्थन नहीं किया है। इन्होंने कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं माने जाते हैं। अगला कौन है कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 9 माना है, कि 7 माना है, कि 5 माना है, या फिर इन्होंने 8 माना है। तो भरत मुनि ने अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी है, तो इन्होंने कितनी मानी है, 8 मानी है इन्होंने अपने अस्थाई भावों की संख्या। अगला यहाँ पे है कि अगला नहीं मतलब यदि इसमें देखा जाता है कि भरत मुनि ने यदि भावों की संख्या 8 मानी है, इसी प्रकार से जो है उनके जो है रस जो है वो कितने हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रति, वीर उत्साह, हास्य हास और करुण शोक, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा हो जाएगा, अद्भुत आश्चर्य यहाँ पे। तो उन्होंने पूरा मिला करके जो है 8 रस की विवेचना की है। किसमें की है, तो अपने जो पुस्तक है नाट्यशास्त्र में उन्होंने किया है। साथियों हम आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। साथियों अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो आप अपनी तैयारी को और तेज़ करते हुए कोई भी ऐसा है जो है टॉपिक ना छोड़िए कि जिसमें कोई भी प्रश्न रह जाए कि हाँ हमने यहाँ से कुछ नहीं पढ़ा है। तो अपनी तैयारी को थोड़ा विस्तृत कीजिए और थोड़ा सा अपने कार्य को जल्दी समेट करके और पढ़ाई में पूरा जो है ध्यान कीजिए। धन्यवाद साथियों।